गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025 पार्लियामेंट में। और ये सेस जो है वो सिर्फ डीमेरिट गुड्स जैसे पान मसाला पर ही एप्लीकेबल होगा। तो ये एक न्यू फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो डिज़ाइन किया जा रहा है फंड्स जो कि पर्टिकुलरली दो डोमेन्स के लिए रेज किए जा रहे हैं। एक तो हेल्थ, दूसरा नेशनल सिक्योरिटी। तो ये सिर्फ डीमेरिट गुड्स पर एप्लीकेबल होगा जैसे पान मसाला। और ये सब्सटेंशियल ये उन गुड्स पर जो है इम्पोज किया जा रहा है जो सब्सटेंशियल हेल्थ बर्डन हमारी सोसाइटी पर इम्पोज करते हैं। तो अब फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लैरिफाई किया है कि ये जो सेस है ये कंजम्पशन बेस्ड नहीं है और ये कैपेसिटी बेस्ड है। मतलब मशीन लिंक्ड जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनके सिस्टम पर एप्लीकेबल होगा कि कितने आपकी कैपेसिटी है। हर फैक्ट्री की लाइबिलिटी जो है डिपेंड करेगी कि उसकी इंस्टॉल्ड मशीनरी कैसी कितनी है और प्रोडक्शन प्रोसेस कितना है। तो ये स्ट्रक्चर जानबूझ के बनाया जा रहा है ताकि टैक्स इवेजन को कम किया जाए और ट्रांसपेरेंसी ला जा सके। अब इसका एक मेजर एस्पेक्ट ये रहेगा कि अदरवाइज आपको याद होगा कि जो सेस होते हैं वो स्टेट्स के साथ शेयर नहीं किए जाते सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, लेकिन ये जो सेस है इसकी कलेक्शन को स्टेट्स के साथ भी शेयर किया जाएगा। और ये इंटरफेयर नहीं करेगा जीएसटी रेवेन्यू शेयरिंग को या फिर जीएसटी काउंसिल के मैकेनिज्म्स को। ये बिल जो है इसका स्टेटेड पर्पस अगर हम देखें तो ये है कि रिसोर्सेज बढ़ाना नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर के ऊपर। और गवर्नमेंट ने कहा है कि रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो डायरेक्टली डीमेरिट गुड्स पर जो होगी उससे अकाउंटेबिलिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी इन फंडिंग भी आएगी। सेस जो है वो एक तरह से डिसइंसेंटिव की तरह काम करेगा, सिन टैक्सेस की तरह ये काम करेगा, ताकि लाइफस्टाइल जो है वो लोगों का इम्प्रूव हो और वो ऐसे सिन गुड्स को कंज्यूम ना करें। ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसका क्रिटिसिज्म भी बहुत आ रहा है। कहा गया है कि ऑपोजिशन मेंबर्स कह रहे हैं कि जो एमएसएमईज हैं वो ज़्यादा हर्ट होंगी क्योंकि उनकी स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं और उनको वो डिस्प्रपोर्शनेटली ज़्यादा अफेक्ट होंगे और उनको अपनी मशीनरी अपग्रेड करनी पड़ेगी, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स को उनको नेविगेट करना होगा। कंसर्न्स इंस्पेक्टर राज के भी हैं। क्यों? क्योंकि कैपेसिटी बेस्ड सेसेस हैं तो इससे जो है इंक्रीज्ड इंस्पेक्शन होगी, रेगुलेटरी ओवरसाइट बढ़ेगा, तो हरासमेंट बढ़ेगी, ट्रेंड सीकिंग होगी, करप्शन आएगा लोकल लेवल पर। ठीक है। ऑपरेशनल डिसरप्शंस भी आएंगे स्मॉलर फैक्ट्रीज में। बाकी के लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेसेस पे क्यों रिलाई कर रही है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हाई डेंसिटी नेटवर्क्स। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेंटर ने अप्रूव कर दिया है थर्ड और फोर्थ रेल लाइन 32 किलोमीटर बादलापुर कारजत स्ट्रेच इन महाराष्ट्र में, जो कि एक की सेगमेंट है 1238 किलोमीटर मुंबई चेन्नई हाई डेंसिटी नेटवर्क का। तो ये डिसीजन लिया गया है क्योंकि इंडियन रेलवेज का ब्रॉडर प्लान है डीकंजेस्ट किए जाएं सभी 7 हाई डेंसिटी नेटवर्क कॉरिडोर्स जो लगभग 16% ऑफ टोटल नेटवर्क को कंस्टिट्यूट करते हैं और 41% ऑफ ऑल रेल ट्रैफिक जो है वो लेकर जाते हैं। तो हाई डेंसिटी नेटवर्क्स क्या होते हैं? इसमें ये बेसिकली पैसेंजर फ्रेट कॉरिडोर्स हैं जहां पर ट्रेन ऑपरेशंस जो है वो बियॉन्ड ऑप्टिमल कैपेसिटी रन कर रही हैं। तो 69,000 राउट किलोमीटर्स का जो इंडियन रेलवे है उसमें से एच सिर्फ 11,000 किलोमीटर के आसपास का है, मतलब 15 से 16% के आसपास का। अब रेल नेटवर्क आइडली जो है 70 to 80% कैपेसिटी पर फंक्शन करना चाहिए स्मूथ ऑपरेशंस के लिए, लेकिन जो 95% मतलब जो एच है वो 95% से ज़्यादा अपने जो है कैपेसिटी पर रन करता है। तो मेजॉरिटी जो एच है वो स्ट्रेस लेवल्स पर ही ऑपरेट करता है, उसकी वजह से डिलेज और जो है वो बॉटल नेक्स हो जाते हैं। ठीक है। तो अब हाई डेंसिटी नेटवर्क जो है वो लगभग सभी चारों के चारों रीजन्स ऑफ इंडिया में एग्जिस्ट करता है, जैसे हावड़ा दिल्ली, हावड़ा मुंबई, मुंबई दिल्ली, दिल्ली गुवाहाटी, दिल्ली चेन्नई, हावड़ा चेन्नई, मुंबई चेन्नई कॉरिडोर। तो नेशनल रेल प्लान ने कहा कि बिना मेजर अपग्रेड के एच की डीकंजेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए लाइन एक्सपेंशन करो, डबलिंग करो, ट्रिपलिंग करो, क्वाड्रपलिंग करो, इवन पेंटा हेक्सा लाइनिंग करो, जिससे कि डीकंजेशन हो सके। ठीक है। वही अब जो है गवर्नमेंट कर रही है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फ्लाइट ड्यूटी लिमिटेशन नॉर्म्स। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिगो ने रिसेंटली फ्लाइट कैंसिलेशंस फेस किए हैं और डिलेज फेस किए हैं, जिसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर्स ने सफ़र किया है। अब ये क्यों हुआ है? क्योंकि न्यू फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नॉर्म्स जो है वो इम्प्लीमेंट हुए हैं। उसका फाइनल फेज जो है वो इस लास्ट मंथ में जो है इम्प्लीमेंट हुआ है। तो ये एफ है क्या? ये लगभग सभी डोमेस्टिक एयरलाइंस पर जो है वो
अप्लाई हुआ है, लेकिन इंडिगो सबसे ज़्यादा इससे सफ़र किया है। क्यों? इंडिगो जो है वो लार्जेस्ट नेटवर्क और हाईएस्ट नंबर ऑफ डेली फ्लाइट्स ऑपरेट करता है इंडिया में, और इंडिगो जो है वो सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ रेड आई और अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स भी ऑपरेट करता है, जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं इस टेस्ट रिक्वायरमेंट से। इंडिगो का ऑपरेशनल मॉडल जो है वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन फ्रॉम क्रू और एयरक्राफ्ट पर जो है वो डिपेंडेंट है। तो बाकी के जो कैरियर्स हैं वो लोअर देन ऑप्टिमल एयरक्राफ्ट यूटिलाइजेशन करते हैं, लेकिन इंडिगो जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो जो है वो स्क्वीज करता है यूटिलाइजेशन ऑफ क्रू एंड एयरक्राफ्ट। पायलट्स जो है वो पर एयर अवेलेबल एयरक्राफ्ट मतलब उनके कम ही रहते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा उनको यूटिलाइज करते हैं। तो जो है बाकियों को लेकिन क्या होता है कि उनको ज़्यादा रहते हैं पायलट्स अवेलेबल पर एयरक्राफ्ट, और तो उनके पास ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है रोस्टरिंग करने की। ठीक है, तो ये रिवाइज जो FDTL नॉर्म्स हैं ये बेसिकली मल्टीपल फैटीग मिटिगेशन मेजर्स लेके आ रहे हैं, मतलब वीकली रेस्ट दो, जो 36 घंटे का था उसको 48 घंटे कर दिया गया है। नाइट लैंडिंग्स को भी जो है वो 6 से कम करके सिर्फ 2 कर दिया गया है। नाइट आवर्स को एक्सटेंड करके जो है 1 आवर एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इस चेंजेस ने सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट किया है क्रू कितनी अवेलेबल होगी और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी भी। तो ये एक्चुअली जून 2024 में इंप्लीमेंट होने थे, बट एयरलाइंस खासकर इंडिगो ने अपोज किया था इमीडिएट रोल आउट। कहा था उन्हें टाइम चाहिए क्रू और क्रू को एक्सपैंड करने का और फेज ट्रांजिशन करने का। लेकिन इंडिगो जो है, इंडिगो का ये भी इम्पैक्ट हुआ कि इंडिगो क्या करता है कि नैरो बॉडी A320 जो एयरबस के हैं उनको ऑपरेट करता है, ताकि मल्टीपल लेग्स अ डे वो फ्लाई कर सके। लेकिन मिनिमल बफर स्टाफ है उनके पास, हाई यूटिलाइजेशन करते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो डिलेज होते जा रहे हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल सेंसिटिविटी एक्सप्लेन करती है कि इंडिगो के ऑपरेशंस जो है वो सबसे ज़्यादा सफ़र किए हैं। जब से ये इम्प्लीमेंट हुए हैं नॉर्म्स, इंडिगो के जो ऑन टाइम परफॉर्मेंस है वो बहुत तेज़ी से नीचे गिरी है नवंबर में, और ये सारे जो फैक्टर्स हैं इससे क्रू शॉर्टेजेस और डिलेज हुए हैं। तो अब इंडिगो ने भी जो है वो कुछ स्टेबलाइज करने के लिए ऑपरेशंस जो है वो कुछ एक्शन लेने शुरू किए हैं, जैसे स्ट्रेंथन करने को कह रहे हैं वो अपनी क्रू प्लानिंग और रोस्टरिंग को। कोऑर्डिनेशन अच्छा करेंगे ATC और एयरपोर्ट्स के साथ। टर्न अराउंड और डिस्ट्रप्शन मैनेजमेंट को भी एनहेंस करेंगे। तो इंडिगो जो है वो प्रिपेयर्ड नहीं था, पायलट्स का कहना है, इन रूल्स के लिए, जबकि उनके पास एम्पल टाइम था इसके लिए प्रिपेयर होने को, और इसकी वजह से जो है उनको प्रोएक्टिव रिसोर्स प्लानिंग नहीं कर पाए वो, जिसकी वजह से ये डिलेज हुए हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसमेंट स्कीम। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, उन्होंने नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसमेंट स्कीम के बारे में राज्यसभा को बताया है, जो कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 2024 में लॉन्च की गई थी। एक साउंड फॉरेंसिक लेबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्ल्ड क्लास ट्रेंड फॉरेंसिक प्रोफेशनल्स कंट्री में बनाने के लिए होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है स्कीम। कैंपसेस बनाएंगे इसमें, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कंट्री में बनाई जाएगी, और सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज कंट्री में एक्सपैंड होंगी। एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो दिल्ली कैंपस में है उसको भी जो है एनहेंस किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिपोर्ट्स के हिसाब से मेटा जो है वो गूगल के साथ जो है वो टॉक्स में है, ताकि वो TPUs जो है उनके टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स जो है वो यूज़ कर सके। तो TPU क्या है? एक स्पेशलाइज चिप जो एक्सेलरेट करती है AI और मशीन लर्निंग टास्क को। ये हैंडल कर सकती है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जो कि डीप लर्निंग मॉडल्स के लिए ज़रूरी है। इसको गूगल ने बनाया है अपनी AI एप्लीकेशंस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। एक की कंपोनेंट बन चुकी हैं ये AI इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब ये कैसे काम करती हैं? ये मल्टी डायमेंशनल अरे ऑफ नंबर्स को इसमें होते हैं। बेसिकली ये डीप लर्निंग मॉडल्स का यूज़ करती हैं ये टेंसर्स, ताकि लार्ज अमाउंट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन और डेटा को जो है वो प्रोसेस करके प्रोडिक्शंस कर सके। तो TPUs जो है वो ऑप्टिमाइज्ड हैं टेंसर ऑफ कंप्यूटेशंस के लिए। अब CPUs जो है वो जनरल टास्क के लिए होते हैं, GPUs जो है वो गेमिंग और AI के लिए होते हैं, लेकिन TPUs जो है वो AI मॉडल्स को ज़्यादा अच्छे से एफिशिएंटली प्रोसेस करने के लिए बनाए गए हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति जो है वो बकलो हिमाचल प्रदेश में शुरू हो चुकी है। स्पेशलाइज्ड फोर्स एक्सरसाइज है ये, जो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉपरेशन और इंटरऑपरेबिलिटी दोनों फोर्सेस के बीच में एनहेंस करने के लिए एक्सरसाइज की जाती है। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश।
So the first topic is health and national security cess. This topic is important for your governance section. Union Finance Minister has recently introduced the health security, say national security cess 2000 bill 2025 in Parliament, and this proposed cess will apply only to demerit goods like pan masala, and it will not affect essential commodities. So this cess is a new fiscal instrument designed to raise dedicated funds for two domains, that is health and national security, and it will be applicable to only demerit goods like pan masala. So Finance Minister has said that these goods impose substantial health burdens on society. So this cess is serving a dual purpose, discouraging consumption of these goods and generating revenue for the public welfare. Okay, so you know that cess is this finance minister has clarified that cess is not consumption based, but it would be imposed on capacity based. Okay, each factory's liability will depend on its installed machinery and production processes. But the notable aspect of this particular cess is that otherwise the cess, the revenue collected from the cess are not shared with the states, but this one will be shared with them. Okay, so minister has also clarified that cess will not interfere with GST revenue sharing or GST council mechanisms. Okay, so, what are the objectives behind this cess? So, the objective is to first, of course, augment the resources for national security and public health expenditure. Government has also argued that linking revenue collection directly to demerit goods enhances both accountability and predictability in funding. The cess also intends to act as a disincentive of against these demerit goods. But there is also criticism of these cess. Opposition members are saying that capacity based taxation would hurt the small manufacturing units, especially the MSMEs who are not prepared for this and they lack the capital to upgrade their machinery for the same. Capacity based cesses could also lead to inspection raj, and it would open the door to harassment, rent seeking, and operational disruptions in smaller factories. Some people have criticized the government for relying increasingly on cesses, calling it as cessification of governance. Okay. So the next topic is high density networks. This topic is important for your economy section. Center has approved adding a third and fourth rail line on the 32-kilometer Badlapur Karjat stretch in Maharashtra, which is a key segment of 1238-kilometer Mumbai Chennai high density network. So this decision is part of Indian Railways broader plan to decongest all high density network corridors, which make up just 16% of the total network but carry 41% of all rail traffic. So this HDN basically comprises of passenger freight corridors where train operations are running beyond optimal capacity. Out of the almost 70,000 kilometer of Indian Railways routes, HDN accounts for about 11,000 kilometers, which is about 16% of it. A rail network ideally functions at 70 to 80% capacity for smooth operations, but the HDNs, they operate at more than 95% of their capacity, okay, on an average. So majority of HDN sections operate at stress levels where delays and bottlenecks are unavoidable, okay. So high density network spans all four regions of India: Howrah Delhi, Howrah Mumbai, Mumbai Delhi, Delhi Guwahati, Delhi Chennai, Howrah Chennai, Mumbai Chennai corridor. So the National Rail Plan warns that without major upgrades, HDN congestion will rise dramatically. So therefore, the government is planning line expansion, like that is doubling, tripling, quadrupling, and even penta-hexa lining, which is the most critical decongestion measure. Okay. So the next topic is flight duty limitation norms. This topic is important for your governance section. So Indigo has faced widespread flight cancellations and delays in recent days, disrupting thousands of passengers. So this the one of the reasons is the rollout of the new flight time limitations norms, whose final phase took effect last month. So the new FDTL rules technically apply to all domestic airlines, but Indigo has suffered disproportionately. Indigo operates the largest network and highest number of daily flights in India. It also runs a significant share of red eye and early morning flights, the segments which are most affected by strict test requirements. Indigo's operational model relies on squeezing maximum utilization from crew and aircraft. Other carriers have lower than optimal aircraft utilization. So this means that pilots are available for them per aircraft, and they have greater flexibility on operation or and rostering. So these revised FDTL norms basically introduce multiple fatigue mitigation measures, like weekly rest has been increased from 36 to 48 hours, night landings have been capped at 2, down from 6, definition of night hours have been extended by 1 more hour. Okay, so these changes significantly tightened crew availability and operational flexibility, particularly for airlines like
Indigo. So these norms were originally planned for June 2024, but airlines, especially Indigo, opposed immediate rollout, saying that they needed more time for crew amplification. So Indigo primarily operates narrow-bodied Airbus 320s also, so that they can fly multiple legs a day with minimal buffer staff available at them. Uh, Small delays cascaded into major disruptions, crew shortages intensified, cancellations multiplied rapidly. So this structural sensitivity explains why Indigo's operations unraveled faster than those of other carriers. In fact, last month when these FDTL norms applied, Indigo's on time performance fell sharply, and these factors basically compounded into crew shortages and amplified delays. But now, Indigo is saying that they are taking measures to stabilize operations like strengthening the crew planning and rostering, improving coordination with ATC and airports, enhancing turnaround and disruption management. Pilot Association argue that Indigo was not prepared for the new FDTL rules despite having ample notice, and these disruptions reflect failures in proactive resource planning. Okay. So the next topic is National Forensic Infrastructure Enhancement Scheme. This topic is important for our governance section. Minister of State in the Home Ministry has informed the Rajya Sabha about the National Forensic Infrastructure Enhancement Scheme, which is a central sector scheme launched in 2024 to create forensic laboratory infrastructure and prepare world-class trained forensic professionals in the country. The scheme is being run by Home Ministry, and it would establish campuses of the National Forensic Sciences University, establish the Central Forensic Science Laboratories in the country, enhance existing infrastructure of the Delhi campus of the NFSU. Okay. So the next topic is Tensor Processing Unit. This topic is important for your science and tech section. According to reports, Meta is in advanced talks with Google to use its Tensor Processing Units. So a Tensor Processing Unit is a specialized chip designed to accelerate AI and machine learning tasks. These TPUs are specifically built to handle the complex calculations required for deep learning models. They were developed by Google to improve the performance of their AI applications, and they have become a key component in AI infrastructure. Okay, how do these two TPUs work? They basically rely on a typical mathematical operation called tensor computation. A tensor is basically a multi-dimensional array of numbers similar to a table of data. Deep learning models use these tensors to process large amounts of information and make predictions, and they are optimized for tensor computations. While CPUs are great for general tasks, GPUs are excellent for choice for gaming and AI. TPUs are specifically designed to make AI models work faster and more efficiently. Okay. So the next topic is exercise Garuda Shakti. This topic is important for your security section. So recently the 10th edition of the exercise Garuda Shakti has commenced at Baklo, Himachal Pradesh. So this is a joint special forces exercise conducted between India and Indonesia. The exercise aims to strengthen mutual understanding, cooperation and interoperability between the special forces of the two nations. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.